नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम आपके बीच में लाए हैं न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, जो 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर बने हैं और सेकंड टर्म में बने हैं। तो जरा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी बात करेंगे। ओम बिरला जी जो हैं 18वीं लोकसभा में आपकी दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। ये पहली बार भी इससे पहले रहे हैं 2019 से लेकर इनका एक कार्यकाल 2024 तक आपने देखा। ये सेकंड टर्म में बने हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि तीसरी बार बने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, इसलिए बहुत लोगों को लग रहा है कि ये भी थर्ड टाइम बने हैं। नहीं, पहली बार जो एनडीए गवर्नमेंट में बनी थी 2014 से 2019 के लिए, वो मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से सुमित्रा महाजन बनी थी। सुमित्रा महाजन बनी थी, जो ताई के नाम से जानी जाती है। ठीक। अब जो ओम बिरला जी बने हैं राजस्थान से हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा है। ठीक है, कोटा और बूंदी दोनों शहरों को मिला के बनती है, आपको ये मालूम होगा। ठीक है, बूंदी जो है एक रियासत थी, और रियासत किसकी थी? ये हाडा राजाओं की। इसकी ये रियासत थी हाडा राजपूत राजाओं की। हरदेव सिंह हाडा, जिनने बूंदी रियासत की या उस फोर्ट की जो है स्थापना भी की थी, जब आप जाके देखेंगे तो। कोटा तो आप जानते ही हो कि आईआईटी और नीट की कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बड़ा फेमस है, तो वहां से ये चुनकर आते हैं। ये दूसरी बार बन रहे हैं। दूसरी बार जब ये बने हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि पहली बार जब ये बने थे 1924 में, तो चुनाव नहीं हुआ था। इस बार जब ये बने हैं तो इलेक्शन हुआ, और इनके सामने जो है कांग्रेस के सुरेश खड़े हुए थे। कांग्रेस के सुरेश ने इनके सामने जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। इज इट क्लियर? तो जरा हम अब के सुरेश के बारे में जान लेते हैं कि के सुरेश कौन है और इनको क्यों इनके सामने खड़ा किया गया है। जरा देखते हैं। देखिए, के सुरेश कांग्रेस के लीडर हैं, और राहुल गांधी ने कहा था कि के सुरेश को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि 8 बार के चुने हुए सांसद हैं के सुरेश। तो बोला कि इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि सीनियर मोस्ट और विपक्ष के व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। एनडीए गवर्नमेंट में भी 2014 में आपको मालूम हो मध्य प्रदेश से कमलनाथ को बनाया गया था। कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और 2019 में प्रोटेम स्पीकर भी मध्य प्रदेश से बने थे। उनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक। वीरेंद्र कुमार खटीक ये भी बने हुए थे। ये टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं। जिन लोगों को नहीं पता, तो टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर टीकमगढ़ और छतरपुर जिला आता है, और छतरपुर जिले में खजुराहो के लिए आपका फेमस है। बट टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में खजुराहो नहीं आता है, खजुराहो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है ना, जहां से सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा है। कमलनाथ भी आपको मालूम है जब बने थे तो ये छिंदवाड़ा सीट से आते हैं, और इस बार छिंदवाड़ा सीट से इनके लड़के नकुल नाथ खड़े थे, जो चुनाव हार गए हैं। ठीक है, तो याद रखिए। अब प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बने हैं, ये प्रश्न होगा आपके सामने। तो इसका मतलब ये कांग्रेस से थे, तो 2014 में तो कांग्रेस से बना दिया था। 19 में वीरेंद्र कुमार खटीक बीजेपी की ही है, तो इनको बनाया गया था। अब 24 में कहा कि के सुरेश को बना दो, तो बीजेपी ने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भर्तृहरि महताब। क्या नाम है जिनका? भर्तृहरि महताब। ये उड़ीसा के हैं, और उड़ीसा की कटक सीट से ये जो है अपना एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
इनके बारे में बस यही जानकारी आपको देंगे कि ये इस बार 2024 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे पहले ये बीजेडी पार्टी में थे, जिसका नाम है फुल फॉर्म बीजू जनता दल पार्टी, जिसके संस्थापक नवीन पटनायक थे, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर ये, तो इसी साल ये बीजेपी में शामिल हुए और ये 7 बार के सांसद थे। ठीक है। और के सुरेश जो मैंने बोला है वो 8 बार के सांसद थे। तो सीनियर मोस्ट होने के नाते कांग्रेस ने कहा बनाओ, बट बीजेपी इनके साथ नहीं गई, क्योंकि ये परंपरा है, कोई रूल नहीं है, कोई पार्लियामेंट रूल नहीं है कि तोड़ा गया है। तो इन सब ने इनको शपथ दिलाने का काम किया और शपथ समारोह में भी हमने आपको बताया था कि जय फिलिस्तीन का नारा असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया था। तो उसको लेकर हमारा वीडियो है आर्टिकल 2 के कैसे संसद सदस्यता रद्द हो सकती है, नहीं होगी, किसके पास पावर होता है, स्पीकर के पास पावर होता है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि भर्तृहरि मेहताब ने सॉरी कि भर्तृहरि मेहताब ने ही उनको क्यों नहीं टोका। वो प्रोटेम स्पीकर है, वो शपथ दिलाने के लिए आए नए सांसदों के लिए, है ना। उनको हटाना नहीं हटाना ये परमानेंट स्पीकर का काम है, जो ओम बिरला जी बन चुके हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या करते हैं। हमने वो वीडियो बनाया है, आप जाकर उस पर देख लेते हैं। तो ये तो लोकसभा नए स्पीकर की बात हो गई। पुराने 2 प्रोटेम स्पीकर की भी बात हमने यहाँ पर कर ली। तो तीनों प्रोटेम स्पीकर भी हो गए और लोकसभा के नए स्पीकर भी हो गए। और मैंने बोला कि जो इंटरेस्टिंग बात इस बार ये हुई थी कि पहली बार तो जो है ओम बिरला को चुन लिया गया था निर्विरोध। कांग्रेस ने कोई भी अपने तरफ से, विपक्ष ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी तरफ से के सुरेश को खड़ा किया था, और जिसमें प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला का दिया और उनको चुन लिया गया। हालांकि वोट डिवीजन नहीं हुआ, मत विभाजन जिसे बोलते हैं। मत विभाजन का मतलब होता है, सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, आपने देखा होगा संसद में वोटिंग होती है, जहां पर एमपी से सीट पर बैठता है वहां एक वोटिंग मशीन रखी रहती है, वहां लाल और हरे रंग का बटन रहता है, यस और नो का। तो प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं और विपक्ष में डालते हैं। तो जब यस के वोट ज्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो जीत गया। तो इस तरीके का डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हाथ खड़े कर दो या ज्यादा बहुमत जिस तरफ दिखता है चुनने वाले को, तो वो समझ जाता है वहां जीत रहा है। जब फाइट ज्यादा दिखती है तब मत विभाजन कराया जाता है। तो उन्होंने मत डिवीजन नहीं कराया, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी 300 की एनडीए गवर्नमेंट के पास थी, तो ओम बिरला जी वहां से बन गए। हालांकि लेकिन ये पॉइंट है आपके सामने कि इस बार जो है चुनाव हुआ है ओम बिरला के सामने, पिछली बार नहीं हुआ था। चलिए, दूसरी चीज जहां हम ये बताएंगे कि कब कब ऐसा हुआ है कि स्पीकर के लिए आपका यहाँ पर चुनाव हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा कितने बार हुआ है कि जब स्पीकर के लिए आपका चुनाव हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो वोटिंग से 2 बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है। सबसे पहली बार 1952 में हुआ है, जिसमें जीवी मालवांकर जीवी मावलंकर और इनके सामने वर्सेस में जो खड़े थे वो शंकर शांताराम मोरे खड़े थे। शंकर शांताराम मोरे खड़े हुए थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं आपको, बनना तो सीधी सीधी बात था जीवी मावलंकर जी को ही था, क्योंकि वो कांग्रेस के तरफ से थे। तो शंकर शांताराम ने अपना वोट जो है वो जीवी मावलंकर को दिया था। उन्होंने कहा था ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हम किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं ले। हमने जीवी मावलंकर जी को अपना वोट दिया। हालांकि शांताराम जी को भी वोट मिले थे, ऐसा नहीं है कि उनको 0 वोट मिले थे, बट कहने का तात्पर्य है कि ये उस समय जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था तब किस तरीके के आदर्श लोग थे, किस तरीके की आदर्श चीजें चल रही थी। दूसरी बार 1976 में, दूसरी बार 1976 में हुआ, जब बलीराम भगत के वर्सेस में जगन्नाथ राव खड़े हुए थे। जगन्नाथ राव खड़े हुए थे, ठीक है। तो ये 2 बार हो गया। पहला 1952 में तो जीवी मावलंकर जी बने, 1976 में बलीराम भगत बनते हैं और उनके सामने जगन्नाथ राव खड़े हैं, और दूसरे फर्स्ट राउंड में शंकर शांताराम मोरे खड़े हैं। तो तीसरे राउंड में आपके सामने कांग्रेस के सुरेश खड़े थे। तो ये 3 बार आपका कुल मिलाकर ये हो गया है, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, नेता प्रतिपक्ष की ओर हम बढ़ते हैं कि इस बार नेता सदन में विपक्ष बने हैं। तो आप देखिए कि इनको बधाई देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, स्पीकर का चुन लिए गए हैं, क्योंकि ये नेता सदन होते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में क्या होता है, नेता सदन होता है। और जो राहुल गांधी जी यहाँ खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर क्या है, विपक्ष के नेता हैं, या नेता प्रतिपक्ष इनको बोला जाता है, विपक्ष के नेता इनको बोला जाता है, एलओपी बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। कहां पर, लोकसभा में यहां पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर, ठीक। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, या आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर में आप यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी जी बधाई दे रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष है। पीछे एक व्यक्ति और आप देख रहे होंगे, ये किरण रिजिजू जी हैं, इनको इस बार पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। इसीलिए आप देखिए ये पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। यही स्पीकर को, नेता सदन को बुलाया, इन्होंने नेता विपक्ष को बुलाया और खुद भी उनको चेयर तक लेके गए। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये किरण रिजिजू जी, आप इनको जानते होंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किरण रिजिजू इनका नाम है, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं नाम में, तो आप जरा देख लीजिए सरनेम में, ठीक है। अब नेता सदन बनने के लिए शर्तें क्या है, क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले 10 साल से 2014 से 2024 तक नेता सदन लोकसभा में टेक्निकली नहीं रहा, क्योंकि नेता सदन बनने के लिए 10% कम से कम कुल सीटों का चाहिए रहता है। तो कुल सीट 543 है, यदि आप इसका 10% निकालोगे तो 54.3 निकलेगा। इसका मतलब 55 सीट्स, 55 एमपी किसी भी पार्टी को होना चाहिए। पहली बार कांग्रेस के 2014 में 44 सीट थी, सेकंड राउंड में 52 सीट थी। इसका मतलब उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में टेक्निकली रूप से नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 99 सीट है, प्लस उनके पास 2 निर्दलियों का समर्थन भी है, तो 101 सीट है। और जो उनका गठबंधन है इंडिया, उसमें उनके पास करीबन 232 सीट है, ठीक है। ये आंकड़ा भी आप याद रखिए। चुनाव में जो भी फेजेस में चुनाव हुए, मैंने पूरा आंकड़ा दिया है, अभी रिजल्ट का भी हम बनाएंगे। यहां जरा देख लेते हैं, ऐसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों को कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। जरा इस बात को हम समझिए। आपसे लोग पूछेंगे कि जो स्पीकर का पद है वो एक संवैधानिक पद है, उसके लिए एक अनुच्छेद है। इसी प्रकार से नेता सदन तो प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन एलओपी के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में, उसके लिए कोई आर्टिकल होता है क्या, तो नहीं होता, उसमें कोई आर्टिकल नहीं होता है। ये एक संसदीय संविधि है जो 1977 में इसको एक वैधानिक मान्यता दी गई थी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो है एक विपक्ष का नेता बनाया जाएगा जिसको कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, विपक्ष के नेता का पद संविधान में नहीं है, ये स्पष्ट रूप से ऑप्शन में टिक करना है, बल्कि ये क्या है, संसदीय संविधि है, ये पार्लियामेंट्री क्या है, आपका रूल है। क्लियर। तो अब विपक्ष का नेता क्यों जरूरी है, जिसको लेके कांग्रेस अभी तक वो पद हासिल नहीं कर पा रही थी, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप देखिए, हमने बोला कि वो एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है, तो देखिए उसका महत्व जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की ताकत, यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर रहा है, ठीक है। ऐसे में विपक्ष का नेता संसद के साथ कई महत्वपूर्ण कमेटी का सदस्य भी होता है। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, शैडो, इतिहास में अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन क्या रहा है, जिसने हमेशा अपनी विरोध किया है। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, उसमें पीएम जो है अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और होम मिनिस्टर होता है। इसी प्रकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में पीएम
चेयर करता है मतलब चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, कोई केंद्रीय मंत्री होता है, कोई भी केंद्रीय मंत्री हो सकता है ना। तो यहाँ भी आप देखें दोनों में लीडर ऑफ अपोजिशन। तीसरा आप देखेंगे मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग में आप देख पा रहे होंगे कि पीएम तो है ही, होम मिनिस्टर है, साथ में क्या है, लोकसभा स्पीकर है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि राज्यसभा का भी आ गया और लोकसभा का भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि जो कांग्रेस के पास पद नहीं था, यहाँ भी वो मिस कर रहे थे इस कमेटी से। फिर आप देखेंगे लोकपाल। लोकपाल में आप देखेंगे कि पीएम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कानून मंत्री है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक ज्यूरे से न्यायवेद है। ये लोकपाल में हो गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री, 2 न्यायविद। 2 न्यायविद का चुनाव सीजीआई, पीएम और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति पर आपका यहाँ पर होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैंने ऊपर कर दिया, अब आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और ऊपर, ठीक है। 2 जो न्यायविद का चुनाव सीजीआई पीएम और किसकी मदद से करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन की मदद से। ये जो 2 न्यायविद हैं इनका चुनाव किसकी मर्जी से होता है, मैं यहाँ कर देता हूँ, पीएम और एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति से आपके 2 न्यायविद चुने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होना, जो 10 साल से नहीं रहा, अब राहुल गांधी यहाँ पर बने। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? शेयर सुनो। तो आप बताइए कि वीडियो हमारा कैसा लगा और कैसी जानकारी लगी। आप कहेंगे तो हम स्पीकर के शक्तियां और कार्य बता देंगे। एक विवाद डिप्टी स्पीकर को पद को लेके भी चल रहा है, उस पर हमारा एक वीडियो आएगा, तो जरूर देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।